Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12 economics. Chapter name is banking. तो अभी तक बच्चे हम बैंकिंग की एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बीच में मैंने आपको मनी क्रिएशन का प्रोसेस कमर्शियल बैंक्स का पूरा डिटेल में डिस्कस किया, आपको CRR डिस्कस किया और क्रेडिट मल्टीप्लायर डिस्कस किया। तो आज देखते हैं आज हम क्या करते हैं। Now, after discussing your commercial banks, now we will discuss central banks. Central banks जो है हमारे क्या होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल को बेसिकली कहते हैं, एक आपका सारे बैंक्स का प्रिंसिपल कंट्रोल जिसके पास होता है वो आपके सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास होता है। ठीक है, सो अब डिस्कस करते हैं ये हमारा सेंट्रल बैंक के बारे में। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज़ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। वो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज़ द ओनली बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री जो आपका होता है, वो एक कंट्री का सबसे बड़ा बैंक होता है, जिसको आप बोलते हो सब एक हेड है। जैसे अब जो सुप्रीम पावर बैंकिंग में वो रिज़र्व बैंक की होती है, सेंट्रल बैंक की होती है। वो एक ऐसा बैंक है जिसके अंडर सारे बैंक्स जो हैं, पब्लिक या प्राइवेट बैंक, सारे बैंक्स उसके अंडर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इट इज़ द ओनली बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, या हम इंडिया में रिज़र्व बैंक बोलते हैं, वो जो एक बैंक है उसके पास इट हैज़ अ मोनोपोली ओवर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। अब आप देखो, जो आपकी करेंसी इशू करनी है वो आप प्राइवेट हैंड्स में नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट हैंड्स में है। वो रिज़र्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के हाथ में है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के हाथ में, तो वो देख के इकोनॉमी में कि पैसे की ज़रूरत है और नोट्स इशू करने की ज़रूरत है, और करेंसी को फ्लोट करने की ज़रूरत है, नई करेंसी प्रिंट करने की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंगली जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वो आपका करेंसी इशू करता है। इसीलिए एक क्योंकि ये पावर जो है सिर्फ एक अथॉरिटी के हाथ में है, डेट इज़ योर सेंट्रल बैंक। इसलिए सेंट्रल बैंक को पूरी एक कहते हैं कि मोनोपोली है उसकी करेंसी इशू के ऊपर। कोई और नहीं इशू कर सकता, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही आपका करेंसी इशू करता है। राइट, ये हम करेंसी में नोट्स की बात कर रहे हैं, हम कॉइन्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कॉइन्स जो है आपके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में। और जो आपके नोट्स हैं, 1 रुपये नोट के अलावा जितने भी आपकी करेंसी, वो सारी की सारी आपकी सेंट्रल बैंक इशू करती है। ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक है ये आपकी जो इकोनॉमी में एक किसी भी इकोनॉमी में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, वो सारी के सारी आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री देखती है। सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री ने इकोनॉमी ने देखना है कि एक कंट्री में कितना पैसा फ्लक्चुएट होएगा, कितना पैसा जो है एक इकोनॉमी के बीच में फ्लोट होगा, सो डैट ना तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, ना इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो, इकोनॉमी जो आपकी स्टेबली स्मूथली चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करता है। राइट, तो अब हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पता किया कि सेंट्रल बैंक होता क्या है उस पर। तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में आ जाती है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। तो वो देख,
पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल बैंक्स के पास उनके पास एक मोनोपोली पावर है कि वो करेंसी को इशू करते हैं। सो जितनी भी आपकी करेंसी इकोनॉमी में फ्लोट करेगी वो सारी की सारी कौन इशू करेगा? डेट विल बी इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसीलिए ये जो है जो नोट्स जो इशू करने हैं सेंट्रल बैंक में, ये एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर है जो आपका सिर्फ सेंट्रल बैंक ही इशू कर सकता है, कोई और इशू नहीं कर सकता। ठीक है, सेकेंड कम्स सेंट्रल बैंक्स आर द बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो एक ऐसा बैंक है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक ही उस गवर्नमेंट की हेल्प करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्प करता है? वो बेसिकली एक तो बैंकर है गवर्नमेंट का, एक वो एजेंट है गवर्नमेंट का, और एक वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है गवर्नमेंट का। अब आप बोलोगे वो बैंकर कैसे है? अब हम बात देखते हैं कि वो बैंकर कैसे गवर्नमेंट को एज अ बैंकर कैसे असिस्ट करता है, कैसे हेल्प करता है। एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो क्या करता है? वो सारे के सारे गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो सारे मैनेज कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, अब वो एजेंट कैसे है गवर्नमेंट का? सेंट्रल बैंक एजेंट इस तरह से वो कौन सा रोल प्ले करता है? वो देखो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ, सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट की बाय एंड सेल होती है। जो वो बाय एंड सेल होती है, खरीदी जाती है और बेची जाती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो कौन करता है? वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के एडवाइज़र कैसा है वो गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल बैंक कैसे एडवाइज़र है गवर्नमेंट का? ये देखो, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ उन्होंने गवर्नमेंट जो है आपकी रेगुलेट करती है इकोनॉमी में, कि कितनी मतलब जो मनी मार्केट के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ आपकी बनेंगी वो सारी की सारी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो आपकी जो है एडवाइस करता है, उसके एडवाइस पे ही गवर्नमेंट जो है आपकी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। ठीक है बेटा, now next comes third your function of central bank is your bankers bank and supervisory role। आप देखो, अभी तो हमने किया कि वो जो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का बैंकर है। अब हमने करना है कि वो कैसे वो डिस्कस किया। अब हमने डिस्कस करना है कि ऐसे वो बैंकों का बैंकर है। हाउ द सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर्स बैंक एंड इट इज़ अ सुपरवाइजरी रोल, इट प्लेज एन सुपरवाइजरी रोल। अब ये देखो, जो बैंकर बैंक है वो कैसे बैंकर्स बैंक है? जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी हैं, अगर उनको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो सारे के सारी उनकी नीड्स जो है वो कौन सॉल्व करता है? वो आपका सेंट्रल बैंक सॉल्व करता है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स है वो कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो जब सेंट्रल बैंक्स को जब कमर्शियल बैंक्स को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, उन्होंने कैश डिपॉजिट कराना है, तो वो कहाँ अपने सेफली डिपॉजिट कराएंगे? वो अपने सेंट्रल बैंक में करेंगे। अब जो है आपका जो सेंट्रल बैंक है, एक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है बैंक्स को। अब वो कैसे प्रोवाइड करता है, ये हम आगे इसका जो फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको समझाती हूँ। पर ये बैंकर्स बैंक में उसमें वो एक क्लियरिंग हाउस का रोल भी प्ले कर रहा है। ठीक है, अब है एक सुपरवाइजरी रोल। सुपरवाइजरी रोल कैसे प्ले करता है? जो सेंट्रल बैंक है आपका एक कंट्री का, उसका क्या काम है? उसने जो है कुछ उसने आपके रूल्स लेआउट किए हुए हैं कमर्शियल बैंक्स को, जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब सेंट्रल बैंक ने देखना है कि जो जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके CRR जो हम डिस्कस कर चुके हैं, CRR मेंटेन कर रहा है। ऐसे ही SLR भी होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो मेंटेन कर रहा है। जो या और जो आपके जितने भी आपके फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉलो कर रहे हैं बैंक्स या नहीं। और जैसे जैसे इसमें चेंजेस आ रही हैं, क्या कमर्शियल बैंक्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली या नहीं, वो सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक करता है। सो ऐसे सेंट्रल बैंक सुपरवाइजरी रोल अपना प्ले करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर।
नेक्स्ट पॉइंट कम्स लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में क्या आता है कि जब देखो आपके कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, तो वो क्या करता है, वो लास्टली वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक उनको उनकी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो ये जो है जब वो लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो इमरजेंसी में करता है क्योंकि उसको बेचारे को कहीं और से बैंक्स को नहीं मिला, तो वो रिज़र्व बैंक के पास या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास आ रहा है। तो जब वो सेंट्रल बैंक उनको लोन्स प्रोवाइड करता है, तो वो क्यों प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली इसलिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बैंक्स, ताकि इकोनॉमी जो है वो स्मूथली चलती रहे, स्टेबल चलती रहे, वो कहीं रुके ना। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो सारी की सारी का जो एक कस्टडी जो है वो किसके पास है, वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज कितनी है, सेल परचेज जो भी करना है वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक ने करना है। अब बारी आती है हमारे क्लियरिंग हाउस फंक्शन की। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको ये डिटेल में डिस्कस करती हूँ। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है आपका सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है। अब वो कैसे रोल प्ले करता है, अब देखो जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सब सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक के साथ होता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स उनको एडवांस देता है, लोन्स देता है या उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अगर उनका अकाउंट होगा तभी करेंगे ना, ऐसे सेंट्रल बैंक कैसे करेगा। तो जितने आपके कमर्शियल बैंक्स हैं सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट सेंट्रल बैंक में है। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दो बैंक्स है, कोई भी टू बैंक्स ले लो, एक्स एंड वाई ले लो। एक्स एंड वाई टू बैंक्स है, मान लो एक्स ने एक चेक ड्रॉ किया वाई बैंक के ऊपर फॉर ₹50,000। ठीक है, मीन्स एक्स ने वाई को देना है 50,000 रुपया। ऐसे ही वाई ने एक चेक ड्रॉ किया है और वो एक्स के ऊपर, और वो किया उसने लेट इट बी 60,000 70,000 कितना भी ले लो आप। ठीक है, तो दोनों बैंक्स का देखो, दोनों बैंक्स ने एक दूसरे के ऊपर चेक्स ड्रॉ किए हुए हैं, किसने कम ड्रॉ किया किसने ज़्यादा कर ड्रॉ किया, मीन्स दोनों बैंक्स ने एक दूसरे को पैसा देना है। अब देखो अगर ऐसे पैसे देने लगे बैंक्स, तो ऐसे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक्स टू गिव मनी इन कैश, क्योंकि ये तो क्रेडिट पे ज़्यादा काम चलता है ना। सो जो सेंट्रल बैंक है क्या करता है ऐसे केसेस में, सेंट्रल बैंक के पास सारे बैंक्स के अकाउंट्स हैं, तो उसने दोनों बैंक्स में डेबिट क्रेडिट करके उसने ट्रांजैक्शंस को वहीं पे क्लोज कर देना है, सो डैट आपकी कोई कैश पेमेंट ना हो। दोनों बैंक्स का आपका जो है वो सेटलमेंट वो आपस में डेबिट क्रेडिट करके वो क्लियर कर देता है। ठीक है, नाउ कम्स आपका नेक्स्ट जो फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका सेंट्रल बैंक का, वो कौन सा है, दैट इज़ योर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे बेसिकली क्या होता है, एक इकोनॉमी में क्रेडिट के कंट्रोल के ऊपर बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है आपका सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक के पास मतलब एक पावर है उनके पास कि जिससे वो एक इकोनॉमी में मनी कितनी सप्लाई करेगी, इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है, वो उसके हाथ में एक पावर है। उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत क्वालिटेटिव भी हैं क्वांटिटेटिव भी है, जिसके कारण वो मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। मींस अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वो कैसे पैसे को रिड्यूस कर दें, कंट्रोल कर दें, और अगर एक इकोनॉमी में डिफ्लेशन है कैसे कर आपकी वो सिचुएशन को सॉल्व कर दें। तो एक इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आए ना डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आए, इकोनॉमी में पैसा स्टेबल चले, इतना फ्लो हो, सर्कुलेट हो,
ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री परफॉर्म करती है। ठीक है, सो इसके बारे में आगे पूरी डिटेल में डिस्कशन है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो सेंट्रल बैंक्स के पास हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो अभी के लिए इतना ही है कि वो जो है सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत प्राइम रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी में ना इन्फ्लेशन आए की सिचुएशन आए, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन आए, स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी में चलती रहे। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.